एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका सरोकार 46 पे पुनः एक बार स्वागत करता हूं। पीछे वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के ऊपर हम लोग ये वीडियोस अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लासिकल मैनेजमेंट के जो ईरा है 1880 टू 1930 के बीच में जो डेवलपमेंट हुए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, और इसके बीच में जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट आए, उसे हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लासिकल मैनेजमेंट इरा को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, तीन सब डिवीजन में बांट सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने एंगल से देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है। कुछ चीज़ें जो साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कुछ लोगों को ड्रॉबैक के रूप में लगा, उसके लिए उन्होंने कुछ अलग से प्रिंसिपल दिए, जिसे ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को भी कहा जाता है। अभी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो देख रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजर थे फ्रेडरिक विल्सन टेलर, जिनका कि आप राइट साइड में उनका पिक्चर है। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था, और ये एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने 22 साल की उम्र में एज ए ट्रेंड लेबरर, या आप कह सकते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में, मिडवेले स्टील कंपनी जो कि यूएसए में ही है, वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया फ्रंट लाइन एक लेबर के रूप में। 1878 में, मतलब 22 साल की उम्र में इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। और सबसे अद्भुत बात यह रही कि 6 ईयर के अपने स्पान में जो उन्होंने वहाँ काम किया, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ वो काम करते थे, कि हायरार्की के चीफ भी वो बनाए गए, मतलब चीफ इंजीनियर हुए मात्र 6 साल के अंतराल में, 1884 ईस्वी में। इस बीच उन्होंने बहुत सी एक्सपेरिमेंट किया, सजेशन दिए, और वो एक्सपेरिमेंट और सजेशन के आधार पर इन्होंने अपने जो काम करा वहाँ पे, उसके कारण इनका डेवलपमेंट हुआ। इनोवेटिव आइडियाज़ थे वो। इनका सबसे ज़रूरी एक बात इन्होंने जो बताई कि ट्रेन वर्कर को सही जगह पे ही सेलेक्ट करना चाहिए, और इससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है, जो मैक्सिमम आउटपुट है, वो हमें मिल पाता है। इनका एक बुक, इनके जो एक्सपेरिमेंट एंड सजेशंस थे उसके ऊपर आया, जिसका नाम था, ये 1911 में पब्लिश हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में था ये, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये बुक आने के साथ ही ये मैनेजमेंट के फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आया, एक हिस्ट्री बना दिया इन्होंने। सोच लोगों की बदलना शुरू हो गई थी, और इन्होंने जो भी उपाय बताए वो उस वक्त के लिए बहुत ही सुटेबल और कारगर थे। इन्होंने जो भी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखा, उसके अनुसार मैनेजमेंट का जो एक्टिविटीज़ है, वो लॉजिकल, रेशनल एंड ऑन द बेस ऑफ सम टेक्निक होनी चाहिए, जो रिपीटेडली जिसका हमने ये किया, टेस्ट किया हो। ये उनके बुक का एक आधार बिंदु था। इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए, जो हम लोग अभी उसको भी एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। इनके साथ साथ इनके जो भी अनुयायी थे, और इनके उस समकालीन जो थिंकर्स थे, थ्योरिस्ट थे, उनमें से आता है फ्रैंक एलन गिलबर्ट, हेनरी एल गैंग, हैरी गॉर्टन, इमर्सन have also made a significant contribution to the development of scientific management. इनके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट में फिर से एक बार
रिपीट करना चाहूँगा। जो भी हम काम करते हैं वो लॉजिकल हो, कॉमन सेंस के आधार पे ना हो, ट्रायल एंड एरर के आधार पे ना हो। अगर ट्रायल एंड एरर है तो उसे एक फिक्स किया जाए और उसमें जो रिपीटेटिव और समान रिजल्ट देता हो उन्हें अडॉप्ट किया जाए। ये इनका मेन बिंदु था, पॉइंट्स थे जिसके ऊपर इन लोगों ने काम किया और ये इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट की ओर लेके जाता है। ये थॉट साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर हम उस वक्त के जितने भी लोगों ने डिफाइन किया, उसमें फ्रेडरिक विल्सन टेलर के भी डिफिनेशंस हैं, उसमें हार्लो एस्टॉफवर्ड पर्सन और पीटर एफ ड्रकर के भी हम डिफिनेशन यहाँ पे 3 डिफिनेशन लेके आए हैं। उन तीनों अगर डिफिनेशन को हम लोग अलग अलग देखें तो एज पर द एफ डब्ल्यू टेलर, scientific management means knowing exactly what you want to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. पहले है आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आप रिसोर्सेज जमा करें और उसके अनुसार ही करने का आप यत्न करें। यू पुट एफर्ट टुवर्ड्स योर प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग योर गोल्स, व्हाट इज योर टारगेट। ये सभी बातें जो आज हम लोग कंटिन्यूअस लेते रहते हैं, टारगेट, गोल, वांट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सभी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कालखंड में। उसी अनुसार अगर हम पीटर एफ ड्रकर का नाम लें, ही वॉज वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी इन मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का इन्हें संस्थापक कहा जाता है, इन्हें जनक भी कहा जाता है। इनका जो थॉट प्रोसेस था, डिफिनेशन था अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स कोर इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क। ये भी ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और इनका एडवोकेसी था ऑर्गेनाइज्ड वर्क, द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। एक काम को ये छोटे छोटे एलिमेंट का नाम दिया है इन्होंने, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर और छोटे से बड़े होल टू पार्ट एक तरह का ये भी एक थ्योरी है जो हमें आप सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे में आप पढ़ सकते हैं या बहुत सी जगह पे ये उपयोग में आता है। इनका कहना है छोटे छोटे पार्ट में बांट कर उसकी ज़रूरतों को, उसके रिसोर्सेज को, उसके वर्किंग नेचर को स्टडी किया जाए, एनालाइज किया जाए उसे और उसके बाद उसे किया जाए तो हमें हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अद्भुत होगा। उसी के वक्त हार्लोड एस्टफोर्ड पर्सन ये अनुयायी थे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के और इन्होंने 1902 में अपना पीएचडी किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर ही। ये बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इन्होंने पीएचडी किया और इनका पीएचडी का जो सार था, जो कंक्लूजन था, अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट कैरेक्टराइज दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्योर इन purposive collective effort which rest on principle or laws derived by the process of scientific investigation and analysis instead of tradition or policies determined empirically or casually by the process of trial and error। इन्होंने भी समर्थन किया कि इनका फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स का टेररिज्म जो वो कालखंड कहलाया, वो ईरा कहलाया, उसमें इनका सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। और इन्होंने जो थीसिस तैयार किया था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर ही है। पीटर एफ ड्रकर के बारे में एक चीज़ बताना और चाहूँगा, इन्होंने एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत से काम किए और इसका एडवोकेसी इन्होंने किया और इनका जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। हम यहाँ पे एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहेंगे। बहुत से ऐसे राइटर्स, स्कॉलर हुए जो पहली बार मैनेजमेंट को एक बुक के रूप में,
लिटरेचर के रूप में उस समय लेके आए और ऑर्गेनाइज्ड वर्क के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया और सभी लोगों ने इसे मान्यता दिया। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे हम आप देख सकते हैं हार्लो स्ट्राफोर्ड पर्सन जो है ये अनुयायी थे हमारे टेलर के, लेकिन आने वाले दिनों में इन्होंने लेबर थॉट्स के ऊपर इनका और टेलर का मतभेद हुआ था, जो कि आगे चलकर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों का जो अपने थॉट्स हैं हमें इम्प्रोवाइज करने में बहुत मदद मिलता है उससे। और उस वक्त के लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बाद में प्रेजेंट किया, जिसे नियो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को मोटे तौर पे देखना चाहें, एक्चुअली ये है क्या। पहले क्या होता था, जो भी बातें हमारे कॉमन सेंस को हिट करती थी उसका हम ट्रायल करते थे और उसके अनुसार हम लोग काम करते थे। कॉमन सेंस एंड ट्रायल एंड एरर मेथड पे जो व्यवस्था टिकी हुई थी इंडस्ट्रीज की, उसको इन्होंने एक रूप दिया, सॉलिड ग्राउंड दिया और उसके लिए इन्होंने साइंस का मदद लिया। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड, इसके लिए उन्होंने एक लॉजिकल फ्रेमवर्क और उसकी एनालिसिस, किसकी एनालिसिस, जो प्रॉब्लम्स, जो इशू हैं, जो आने वाले घटनाक्रम है, उसका पहले से एनालिसिस करने पर इन लोगों ने जोर दिया। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग, इन्होंने किन किन फैक्टर्स को ये तवज्जो दिया, एम्फेसाइज किया, वो था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, गैदरिंग डाटा, एनालाइज द डाटा, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ये सभी जो है, अगर हम साइंस के अनुसार देखें तो ये साइंटिफिक किसी भी प्रिंसिपल को, हाइपोथेसिस को अगर हमें चेक करना होता है तो हम ये ही फैक्टर्स को रखते हैं सामने और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। वो क्या है, फिर से मैं यहाँ बताना चाहूँगा। डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, गैदरिंग डाटा, जो भी डाटा उपलब्ध हो उसके बारे में, उसका एनालिसिस करना, उसका प्रो एंड कॉन्स को समझना, उसको डेवलप करना। अगर उसका और भी सो मेनी अल्टरनेटिव हो सकता है तो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसे हम लोग चूज़ करें। और इससे हमें क्या होता है, हमारे वर्क में इफ़िशियंसी, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम लोग उस वर्क को कर पाते हैं। इन्होंने, मतलब टेलर ने उस वक्त 5 प्रिंसिपल्स दिए जो कि बहुत ही यूजफुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट थे। पहला था उनका रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद द साइंस। जैसा कि हमने पहले भी जब साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग इलोबरेट कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि कॉमन सेंस पे आधारित या ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कोई भी काम नहीं करना है। कॉमन सेंस हमें मैच्योर डिसीजन लेने में डिस्करेज करता है। और दूसरा, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, वर्करों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किसी रिजल्ट तक बराबर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेलर साहब ने अपने टेलरिज्म में, मतलब प्रिंसिपल में, उन्होंने लिखा कि प्लीज़ रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थम्स विद द साइंस। और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंस्टेड ऑफ ओल्ड रूल ऑफ द थम्स, एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स। ओके, अभी हमारे पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सपोज हम कोई काम करने जा रहे हैं, बट वी हैव टू put effort to develop new technique of production to accomplish the maximum possible work in efficient manner at the minimum possible cost. सेकेंड था इनका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। इनका बहुत ही रिजिड मान्यता था कि अगर आप सही आदमी को सही जगह पे लगाएंगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है।
उस काम की कंपैरेटिवली जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है और हम बेस्ट दे पाते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो भी टीम है उसे जो जानता है उस काम को उसी को वहाँ लगाएं और द वर्कर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट देयर नॉलेज एंड एफिशिएंसी मे बी इंक्रीज। और इसके लिए इन्होंने बोला कि एक ट्रेनिंग होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए जहाँ की जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए हमारे एक्सपीरियंस बंदे हैं हमारे पास, उनके द्वारा हमें ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए। अपकमिंग लेबररों का, सुपरवाइजरों का और जो भी उस हायरार्की में सब ऑर्डिनेट्स है उनका। कॉपरेशन, कॉपरेशन इज नथिंग बट आज का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जिसमें इनका एम्फेसाइज इन्होंने किया, इन्होंने जोर डाला कि मालिक और लेबर के बीच में एक हारमोनी होनी चाहिए। हारमोनी इस तरह का होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के ज़रूरतों को समझें। मालकाना हक रखने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट चाहिए और लेबर को वेलफेयर और उनको काम करने का जो भी तरीका है उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। उन्हें काम करने के जो आवर्स हैं उसमें कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द लेबर एंड लेबर शुड आल्सो कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट। इसके बाद चौथा है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कॉपरेशन करना चाहते हैं तो आपको फोर्थ उनका जो प्रिंसिपल है उससे समझना होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज हम जब पढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग पढ़ते हैं, उसमें सीधा सा है कि जो भी मैनेजमेंट है वो लोग स्ट्रेटेजी का जो भी एक्सरसाइज है वो करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट वो फ्रंट लाइन और सब ऑर्डिनेट से कराते हैं। ये कहाँ से आया? ये डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रिंसिपल है टेलरिज्म का, वहाँ से ये ड्राइव होता है। वहाँ इन्होंने बहुत क्लियरली शब्दों में लिखा है, मैनेजमेंट शुड टेक डिसीजंस। ओके, जो भी हाई हायरार्की में है, टॉप बॉसेस हैं, प्लीज टेक ए डिसीजन एंड मेक एंड प्लान। आप दो काम करें, डिसीजन लें और प्लान करें। और लेबर शुड बी डन एक्चुअली डूइंग द वर्क। ये आपका काम करेंगे। इससे क्या होता है, अगर आपकी प्लानिंग और डिसीजन रॉन्ग है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। काम करने का ढंग अगर लेबर का सही नहीं है तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम वर्क, और दोनों इस मामले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। दोनों ही ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके बाद आता है उनका लास्ट, मैक्सिमम आउटपुट। टेलर का एक जो भी ऊपर का हमने 4 पॉइंट देखे, इसके पीछे बस एक ही रीज़न था, वो था मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करना, जनरेट करना, मगर हारमोनी के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, प्रॉपर प्रॉब्लम को डिफाइन करने के साथ, उसका एनालिसिस करने के साथ और बेस्ट को चूज करने के साथ। लास्ट वन बट नॉट लिस्ट, मैक्सिमम आउटपुट इनका एक प्रिंसिपल है जो 5th वन है। टेलर सजेस्टेड दैट बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट शुड मेक एफर्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। यहाँ इन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट को उठाया है। वी शुड फील बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली management but labor also. Otherwise, we can't work with the same enthusiasm, with the same energy. इस बात को इन्होंने आज से 100 साल पहले ही पुट अप किया था। कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट। एज इट इज हायर वेज विल बी गिवन टू द वर्कर्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, जो कि टेररिज्म के सेशन में ही आया, उनके कालखंड में आया, जो आज भी उतना ही रिसेंट और उतना ही इफ़ेक्टिव है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और या थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे।
धन्यवाद। थैंक यू।